आप सभी को मेरा नमस्कार। यह के नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। एंजो दीदी। पात्र जिस क्रम से कि वे नाटक में आते हैं। पहला अंक अंजलि इंद्रनारायण, अनिमा श्रीपत, मुन्नी रार्दू, नीरज, उम्र 11 वर्ष। दूसरा अंक ओमी नजीर, अन्नो श्रीपत, रार्दू इंद्रनारायण, नीलम, उम्र 11 वर्ष। नीरज, उम्र 31 वर्ष। स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा। समय पहला अंक गर्मियों में एक दिन। दूसरा अंक 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन। पहला अंक पहला दृश्य 1933 की गर्मियां। पर्दा श्री इंद्रनारायण वकील की भव्य कोठी के बड़े हॉल में खुलता है, जिसे लकड़ी के एक खुलने और बंद होने वाले सुंदर पर्दे की सहायता से दो भागों में बांटकर खाने के कमरे और बैठक में बदल दिया गया है। लेकिन कोठी वकील साहब को चूंकि दहेज में मिली है, इसलिए उनकी कोठी न कहलाकर उनकी पत्नी श्रीमती इंद्रनारायण की कोठी कहलाती है, जो साधारणतः अंजलि दीदी या यूं कहें कि एंजो दीदी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये खाने और बैठने का मिला जुला हॉल लंबा चौड़ा और खुला है। कोठी को वर्षों पहले एक अंग्रेज इंजीनियर ने बनवाया था और तब शनि के दिन ये हॉल नृत्य कक्ष का भी काम देता था। पर जब शराब और जुए के कारण कर्ज से लदकर इंजीनियर साहब ने कोठी बेची और एंजो दीदी के नाना ने उसे खरीद लिया, तो यद्यपि उन्होंने इससे नृत्य कक्ष का काम कभी नहीं लिया, तो भी इसकी शेष सजावट अंग्रेजी ढंग ही की रहने दी। बाईं ओर के आधे भाग में खाने की मेज और 6 कुर्सियां लगी हैं। सामने एक बहुत खूबसूरत साइड बोर्ड है, जिसमें चाय की प्लेटें, प्याले, कांटे, छुरियां और चीनी के अन्य बर्तन पड़े हैं। एक कोने में तिपाई पर चिलमची रखी है और ऊपर खूंटी पर तौलिया टंगा है। छत पर बिजली का पंखा मंद गति से चल रहा है। बाईं दीवार में एक दरवाजा है, जो वकील साहब तथा नीरज के कमरों में खुलता है। उसकी चौखट के ऊपर दीवार में एक कीमती, सुंदर घड़ी अनवरत टिक टिक कर रही है। खाने के कमरे और बैठक के मध्य सागौन की लकड़ी का जो कीमती पर्दा खड़ा है, उसके फ्रेम में रेशमी कपड़ा लगा है। आवश्यकता पड़ने पर यह पर्दा बंद करके अलग भी रखा जा सकता है। बैठक में आने का मार्ग इस पर्दे के दोनों ओर से है। घर के अंदर से आने वाले पर्दे के उधर से आते हैं और बाहर से आने वाले पर्दे के इधर से। बैठक में सामने तख्त और गाव तकिए लगे हैं। इधर को काउच और तिपाई रखी है। जमीन पर गालीचे बिछे हैं। एक दरवाजा दाईं दीवार में है, जो बाहर बरामदे में खुलता है। एक दरवाजा सामनी दीवार में पर्दे के निकट है, जो रसोई घर को जाता है। पर्दा उठते समय बैठक खाली है। खाने के कमरे में 5 कुर्सियां मेज के नीचे हैं और छठी पर अनिमा, 25 वर्ष की, मंझले कद और गदराए शरीर की युवती बैठी, संभवतः दूसरों के आने की प्रतीक्षा में लेस बुन रही है। अनिमा एंजो दीदी की अंतरंग सहेली है और गर्मियों की छुट्टियां बिताने दिल्ली आई हुई है। दोनों कमरे निष्कलंक रूप से साफ हैं। प्रकट है कि उनकी सफाई केवल नौकरों पर ही निर्भर नहीं, एंजो दीदी स्वयं उसमें दिलचस्पी लेती हैं। हर चीज करीने से लगी साफ और स्वच्छ है। दोनों कमरों में कहीं धब्बा, जाला या धूल नहीं। सुबह का वक्त है। घड़ी में 8 बजने को हैं। पर्दा उठने पर घड़ी में 8 की टन टन सुनाई देती है।
इसके साथ ही अंदर के दरवाजे से अंजलि प्रवेश करती है और तेजी से अनिमा के पास से निकलती हुई रसोई घर के दरवाजे पर जाकर आवाज देती है। अंजलि। मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर। तनिक कड़े स्वर में, तुम कर क्या रही हो? 8 बज गए हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं। मुन्नी, पृष्ठभूमि में, बस लिए आ रही हूँ मेम साहब। अंजलि फिर खटखट करती हुई अंदर के दरवाजे पर जाकर बच्चे को आवाज देती है। अंजलि। नीरज बेटा, कपड़े बदल लिए तुमने? नीरज। पृष्ठभूमि में, बस हो गया तैयार मम्मी। अंजलि। और अपने पापा से कहो नहाकर सीधे इधर आएं। नाश्ता कर लें, फिर चाहे जो करते रहें। तौलिया उनका टॉवल स्टैंड पर पड़ा है और कपड़े पलंग पर रखे हैं। फिर पलटती है, अभी तक नहाए नहीं और 8 बज गए हैं। इंद्र शून्य पृष्ठभूमि में, अरे भाई आया, या अंजलि। अनिमा की ओर देखकर, इनकी आदत भी। तुम बैठे बैठे ऊब तो नहीं उठी इन्नो? मैंने कहा नाश्ते का समय हो रहा है, इन सब को तैयार कर दूं। हंसती हुई मेज के नीचे से एक कुर्सी खींचती है। मैं शोर न मचाऊं तो नाश्ते को 10 बज जाएं। बैठ जाती है। अंजलि की आयु यद्यपि 30 के निकट है, लेकिन वह 5-1 वर्ष बड़ी दिखाई देती है। पतले छरहरे शरीर की, दुर्बल नसों वाली युवती, जो न केवल गृहस्थी की चक्की में जुटी हुई है, बल्कि पूरी निष्ठा और गंभीरता से जुटी हुई है। सुंदर चेहरे पर अभी से हल्की सी लकीरें बन गई हैं और मुस्कान के बावजूद, जो इस समय उसके होंठों पर खेलने लगी है, उसका मस्तिष्क की सदा तनी रहने वाली नसों का परिचय देता है। लेकिन इस सूक्ष्म सी मलिनता के अतिरिक्त क्या पहराव की सुरुचि, स्वच्छता और निर्दोषता, और क्या व्यक्तित्व की स्फूर्ति, सजगता और जागरूकता, वह हर बात में अनिमा को मात देती है। अनिमा उस मुक्त मृगी सी लगती है, जो जाल के बंधन से अनभिज्ञ है। उसके बनाव, सिंगार और पहराव से पूरी बेपरवाही टपकती है। उसके मुकाबले में अंजलि ऐसे लगती है, जैसे कोई देवी, जिसके माथे पर किसी आंतरिक विचार के कारण बल पड़ गए हों, अभी अभी सांचे में ढल कर आई है। अनिमा। निरंतर लेस बुनते हुए, मैं तो हैरान रह गई इंजो दीदी, तुम्हारे यहाँ का सलीका और समय की पाबंदी देखकर। अंजलि। प्रशंसा से फूलकर, इस घर के कण कण को मैंने सलीका, समय की पाबंदी और सभ्य लोगों के रंग ढंग सिखाए हैं। कहीं तुम पहले आकर देखती, घर भूतों का डेरा बना हुआ था। इतना बड़ा मकान, ये भी तो पता न चलता था कि कौन सा कमरा खाने का है, कौन सा सोने का और कौन सा उठने बैठने का। सभी जगह चारपाया, कपड़े और बर्तन बिखरे रहते थे। अनिमा, लेकिन नौकर तो। अंजलि। थे, पर न उन्हें बात करने का ढंग आता था, न काम करने का। उपेक्षा से, गंदे, गंवार, चोर और बदतमीज। अनिमा। मैं तो हैरान रह गई मुन्नी को देखकर। नौकरानी लगती ही नहीं, मैं तो समझी जीजा जी की बहन। अंजलि, सहसा मुड़कर, ए अनिमा। इतनी साफ सुथरी, इतनी सुघड़, इतनी सभ्य। अंजलि। प्रसन्न होकर, कितनी जान खपाई है उसके साथ, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। और राघू। अनिमा। वह आया तो मैं समझी तुम्हारे ससु। घबरा कर, कि जीजा जी के पी। बेतरह घबरा कर, कि तुम्हारे कोई बुजुर्ग हैं। मैं उसके लिए आदर से कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। अंजलि, बुजुर्ग। अनिमा। अपनी बातें जारी रखते हुए,
वह चौंका, पर जब तक वह कुर्सियां मेज झाड़ता रहा, मुझे बैठने का साहस नहीं हुआ। हालांकि मैं अच्छी तरह जान गई हूं कि वह नौकर है, पर जैसे विश्वास ही नहीं होता। अंजलि, हमारे नाना जी कहा करते थे, नौकरों को सदा साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे घर के भाग्य का पता देहरी से चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहराव से लगता है। गंदे नौकरों से नाना जी को बड़ी चिढ़ थी, उनके साथ रहकर मैं भी वैसी ही हो गई। मैं तो चाहती हूँ कि नीरज भी सफाई पसंद, सभ्य और सलीके वाला बने। अनिमा, बड़ा प्यारा बच्चा है नीरज। इधर से गुजरा तो हाथ जोड़कर बोला, मौसी जी नमस्ते। अंजलि, फूल कर, सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उसमें न पाओगी। उठती है और अंदर के दरवाजे पर जाकर आवाज देती है, हो गया तैयार नीरू बेटे। नीरज, पृष्ठभूमि से, जी मम्मी। अंजलि, फिर पर्दे के पीछे दरवाजे पर जाकर नौकरानी को आवाज देती है, मुन्नी, नीरू बेटे को नाश्ता दे दो। मुन्नी, पृष्ठभूमि में, दे रही हूँ मेम साहब। अंजलि, वह हमेशा सुबह समय से उठता है, समय से अपने डैडी के साथ सैर को जाता है, समय से स्नान संध्या करता है और फिर कपड़े बदलकर ठीक वक्त पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है। हमारे नाना जी कहा करते थे, वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है, और नीरू काम, आराम और खेल के समय का पूरा पूरा ध्यान रखता है। समय पर पढ़ता है, समय पर आराम करता है और समय पर खेलता है। सोने की बेला खेलते या पढ़ते या पढ़ने की बेला खेलते या सोते तुम उसे कभी न पाओगी। जाकर देखती है कि चिलमची आदि साफ है या नहीं। अनिमा, एक हमारे यहाँ के बच्चे हैं, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं। कान उमेट उमेट कर जगाना पड़ता है। महीनों स्नान नहीं करते और उद्दंड इतने हैं कि दूसरों का तो क्या, माता पिता तक का आदर नहीं करते। अंजलि, नाना जी कहा करते थे, बच्चों को शुरू से ही अच्छी आदतें डालनी चाहिए। इतना बड़ा हो गया है नीरज, कभी कान उमेटने या डांटने की नौबत नहीं आई। अनिमा, मैंने पूछा, नीरज बेटा, नाश्ता तो तुम हमारे साथ ही करोगे ना? कहने लगा, मैं अपनी ही मेज पर नाश्ता करता हूँ मौसी जी। अंजलि, उसकी अलमारी, मेज, टॉयलेट का सामान, सोने का कमरा सब कुछ अलग है। वह सदा अपनी मेज पर नाश्ता करता है, अपनी अलमारी में कपड़े रखता है, अपने बिस्तर में सोता है, अपनी कंघी से बाल बनाता है, अपने सब काम आप करता है। नाना जी कहा करते थे, बच्चों को अपनी मदद आप करने की आदत डालनी चाहिए। अनिमा, मैं तो भई मान गई तुम्हें। मैं खुद सोच रही हूँ, कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर अपनी आदतें सुधारूं। समय पर उर्दू, समय पर खाऊं, समय पर सोऊं। कहीं मुझे तुम्हारे ऐसा सलीका और सुघड़ापा आ जाए। अंजलि, नाना जी कहा करते थे, सुघड़ापा स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का, और मैं चाहती हूँ नीरज सभ्य, शिष्ट और समयनिष्ठ बने। अनिमा, ऐड, और मैं कहती हूँ एंजो, तुम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई हो। अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं। अंजलि, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरी के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अनिमा, जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा यूं बदना। अंजलि, बुरा, कुर्सी पर बैठते हुए हंसती है। बड़े सिटपिटाए थे पहले पहल,
पर मैं ले ही आबी अपने धब पर। सच कहती हूँ, मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी जितनी तुम्हारे इन जीजा जी पर। कोई भी तो कल न थी सीधी, न सनफ्राई का ख्याल न समय का। मुझे चीजों को अपनी जगह रखते देर लगती, इन्हें बिखेरते देर न लगती। नहाकर बाल बनाते तो कंघी कहीं रख देते, शीशा कहीं और तौलिया कहीं। कचहरी से आकर कपड़े बदलते तो कोट कहीं फेंक देते और पतलून कहीं। सच कहती हूँ, कई हेड टूट गए। आते ही कुर्सी पर पटक देते, फिर जब बेख्याली में बैठने लगते तो उस्सा हंसती है। अनिमा, लेकिन जीजा जी तो। अंजलि मुंह बनाकर बड़े कल्चर दिखाई देते हैं, कभी इधर की चीज उधर नहीं रखते। जी हाँ, जानती हो कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है इनके साथ, कितनी भूख हड़तालें की हैं, कितनी बार रूठ कर पिहर जा बैठी हूँ। हंसती है। मैं जब आई तो इनके लिहाफ पर गिलाफ तक न था। मैंने लिहाफ के नीचे चादर लगा दी, लेकिन जब भी लिहाफ ओढ़ते चादर एक ओर होती और लिहाफ दूसरी ओर। हार कर मैंने उसे लिहाफ के साथ ही सी दिया। दूसरे दिन क्या देखती हूँ, चादर लिहाफ के ऊपर तैर रही है, लिहाफ ही जनाब ने उल्टा ओढ़ रखा था। अनिमा हंसती है। चली क्या कहूँ, परलान पोष समेत बिस्तर में घुस जाया करते थे। वकील साहब श्री इंद्रनारायण हंसते हुए प्रवेश करते हैं। अंजलि से केवल 8-10 वर्ष बड़े हैं, लेकिन शरीर उन्होंने अभी से छोड़ दिया है। यो अप टू डेट सूट पहने हैं। पतलून की क्रीज और कोट का कॉलर लगता है जैसे अभी प्रेस किए गए हैं। अंजलि के साथ बैठे तो बेमेल नहीं लगते। उनकी बेपरवाही को सूट पूरे तौर पर छिपाए हुए है, लेकिन जब भी हंसते हैं तो पता चल जाता है कि वास्तव में सूट ने उन्हें कैसा जकड़ रखा है। बात करते हैं तो प्रायः कंधे झटकाते हैं। पहले शायद विवशतावश ऐसा करते होंगे, पर अब तो यह उनकी आदत बन गई है। इंद्र शून्य। अरे भाई, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं इंजन की तरह, जो उनमें से है। दूसरे वो जो आप नहीं चल पाते, पर दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे आराम से चले जाते हैं। हंसते हैं गाड़ी के डिब्बों की तरह। तो भाई, हम तो इन दूसरी तरह के लोगों में से हैं। कुर्सी खींचकर उसमें भैंस जाते हैं। अनिमा, गाड़ी के डिब्बे। हंसती है। जीजा जी भी। इंद्र, और एंजो जैसे चलाती है, चले जाते हैं। क्यों एंजो, दिया कभी शिकायत का मौका हमने तुम्हें? हंसते हैं। दिन में 3 बार नहाते हैं, 4 बार हाथ पांव धोते हैं। कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार। अंजलि, इस नाश्ते को आप। इंद्र, तुम इसे नाश्ता कह लो, हम तो इसे खाना ही कहेंगे। अपनी बात जारी रखते हुए, और 5 बार कपड़े बदलते हैं। सफाई, वक्त की पाबंदी, सभ्य समाज के तौर तरीके, सबका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। हंसते हैं। एंजो के साथ शादी करने के बाद लगता है जैसे हम तो अछूत थे, एंजो ने आकर हमारा उद्धार किया। पूरे जोर से ठहाका मारते हैं, जिसमें एंजो की आप तो और अनिमा की जीजा जी भी गुम हो जाती है। अंजलि, लज्जा को स्वर की तीव्रता में छिपाकर, मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर। मुन्नी, नाश्ते की ट्रे लाते हुए, ये लाए मेम साहब। नीचे की बातचीत में मुन्नी चुपचाप नाश्ते का सामान मेज पर रखे जाती है। इंद्र शून्य। और सच है, हमने अपने को 16 आने एंजो के अनुरूप बना लिया है। उपेक्षा से मुंह बनाकर, हमें खुद अब गंदे लोगों से सख्त नफरत होती है। ये फौजदारी के वकील, आठों पहर अपराधियों के साथ रहने से खुद भी उन्हीं जैसे लगते हैं। हंसते हैं।
वही आदतें, वही तौर तरीके और भाई, हम सच कहते हैं, कुछ की तो शक्ल भी। अनिमा हंसकर, जीजा जी, आपकी शक्ल तो अभी भगवान की कृपा से। इंद्र शून्य, मुझे एंजो ने बचा लिया, नहीं उनके साथ रहकर तो मेरी सूरत भी। हंसते हैं, सभ्यता और सदाचार तो उन्हें छू भी नहीं गए। अंजलि नाना जी कहा करते थे सदाचार पुरुष का भूषण है। इंद्र शून्य, पर भूषण अलंकार कियों की चीज समझकर वे इसे पास भी नहीं फटकने देते। सदा अश्लील बातें करने में उन्हें उस मिलता है और गंदे इतने होते हैं कि पास बैठना दूभर हो जाता है। जूतों समेत मेज पर पांव रखे बैठे डकारते रहते हैं, अतीव घृणा से, बदतमीज कहीं के, और पानी के बताशी, दही बड़े और चाट खाकर। अंजलि नाना जी कहा करते थे दही बड़े और चाट। इंद्र शून्य, मैं तो नाना जी को दुआ दिया करता हूँ, जिन्होंने तुम्हारे द्वारा मुझे इस चंदोटने से बचा लिया। कसम ले लो, जो पिछले 6 बरस में चाट को मुंह भी लगाया हो, और तो और, कभी नीरज। अंजलि मुंह लगाने देती हूँ मैं नीरज को ऐसी गंदी चीजें। इंद्र शून्य, जब मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े वकील एडवोकेट दही बड़े और पानी के बताशों जैसी निकम्मी चीज खाकर दोनों वहीं फर्श पर फेंक देते हैं, तो मैं नाना जी को दुआ देता हूँ, जिनकी शिक्षा एनजीओ के द्वारा मुझे इस बदतमीजी से बचाए हुए है। भगवान साक्षी है, जो मैंने पिछले 6 बरस से चाट को एक बार भी मुंह लगाया हो। अनिमा हंसकर, केवल दोने देखे हैं। वकील साहब एक खोखला ठहाका लगाते हैं। अंजलि अच्छा, फिर हंसिएगा, पहले नाश्ता कर लीजिए। इंद्र शून्य, भाई, मैं कहता था, कुछ देर प्रतीक्षा कर लेते। वह श्रीपत का पत्र आया था कि आज सुबह की गाड़ी से वह आ रहा है। अंजलि व्यंग से, आ गया श्रीपत। इन 6 बरसों में उसने कितने पत्र नहीं लिखे, कभी आया भी। आप भी बस नाश्ता शुरू कीजिए। नृपत भाई की चिट्ठी आती तो मैं आंखें दरवाजे से लगाए बैठी रहती, पर श्रीपत, क्या भरोसा उसका। श्रीपत बैठक में प्रवेश करता है, पर अपना नाम सुनकर ठिठक जाता है। फिर धीरे धीरे खाने के कमरे के पर्दे की ओर बढ़ता है। इंद्र शून्य, भाई, वह घुमक्कड़ आदमी है, सदा बाहर दौरों पर रहा है। अंजलि जी, दौरों पर रहा है। जब भी इधर से गुजरा, बड़े तमतक से लिख दिया श्रीमान राय श्रीपत राय इस बार अवश्य अंजो दीदी के गरीब खाने पर पधारेंगे, लेकिन सदा गुजर गए और पता भी न दिया, किस गाड़ी से गुजरे। नाना जी कहा करते थे कि श्रीपत ऐड पर्दे के पास निकलकर, श्रीमान राय श्रीपत राय पधारते हैं। सब चौंकते हैं। श्रीपत पर्दे के पास खड़ा है। कीमती सिल्क का कुर्ता और लट्ठे का पायजामा पहने हुए है, लेकिन कुर्ते के 2 बटन खुले हैं और दोनों कपड़े तनिक मैले हो रहे हैं। आयु में अंगों से 2-2.5 वर्ष कम है, लेकिन अंजो की तरह पतला दुबला और कमजोर व्यक्ति नहीं, खाने पीने और मौज मनाने वाला आदमी है। लंबा, तगड़ा और किंचित मोटा, कलाई में कीमती घड़ी और मुंह में स्टेट एक्सप्रेस का सिगरेट। इंद्र शून्य, उल्लास से, श्रीपत, सिगरेट वहीं फेंककर पैर से उसे मसलते और बढ़कर वकील साहब को आलिंगन में लेते हुए, जीजा जी। इंद्र शून्य, उसे अपने आलिंगन में भींचकर, भाई, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी अंजो कह रही थी कि श्रीपत। अंजलि, श्रीपत, क्या कर रहे हो? धूल और पसीने से तुम्हारे कपड़े लिपटे जा रहे हो इनसे। चलो, सामान कहाँ है तुम्हारा?
गच हो रहे हैं और तुम नहाओ, कपड़े बदलो। श्रीपत 79। अरे दीदी, इतने बरस बाद मिले हैं जीजा जी से, तो क्या अच्छी तरह गले भी न मिले, फिर लिपट जाता है। कहिए जीजा जी, कैसे मिजाज हैं हुजूर के? कसम आपकी, युग बीत गए आपको देखे। कहिए, वकालत का क्या हाल है? सूरत से तो, कसम आपकी, आप जज दिखाई देते हैं। फौजदारी के वकील, अलग होकर, एक दृष्टि वकील साहब पर नख से शिख तक डालकर, सर हिलाते हुए, रत्ती भर नहीं। अंजो दीदी ने शायद। अंजलि चाय ठंडी हुई जा रही है। चलो, नहा लो, फिर बातें करना। सामान कहाँ है तुम्हारा? श्रीपत, सामान ही कौन सा है, बिस्तर पड़ा है बाहर बरामदे में। अंजलि, सामान नहीं, लेकिन। श्रीपत, अरे, आजकल सामान साथ लेकर चलने के दिन हैं। अंजलि पर कपड़े। श्रीपत, एक अचकन, कुर्ता और पायजामा होगा, सो बिस्तर में बंद है। अंजलि नौकर को आवाज देती है, राघु, रार्धु। रार्धु बाहर से, जी मेम साहब, अंदर आकर, जी जी। अंजलि बाहर बरामदे में इनका बिस्तर पड़ा है, उठा लाओ। बाथरूम में नया तौलिया और साबुन रख दो। अलमारी से साबुन की नई टिकिया ले लो, ये नहाएंगे। श्रीपत, तुम भी बस दीदी, अभी चला आ रहा हूँ। पसीना तक सूखा नहीं और तुमने नहाने का नादिरशाही हुक्म जारी कर दिया। कुर्ता उतारकर साथ की कुर्सी पर फेंक देता है। जरा पंखा तेज कर दो दीदी, इंजन के धुएं ने धूल और पसीने से मिलकर। अंजलि अरे रे रे, क्या कर रहे हो श्रीपत? तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो, यहाँ अन्नो बैठी है और तुमने कुर्ता उतार कर फेंक दिया। नंगे बदन तुम्हें यहाँ बैठे। श्रीपत, श्रीपत, अरे दीदी, तुम तो फिजूल ही गृहस्थी की चक्की से अपना माथा फोड़ रही हो। तुम्हें तो सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। इंद्र शून्य, हिंदुस्तानी सेना में अभी औरतों को लेते नहीं, वरना। अंजलि अपने पति पर एक आग्नेय दृष्टि डालकर श्रीपत से, शिष्टता तो तुम्हें छू भी नहीं गई। अन्नो बैठी है और तुम। श्रीपत कुर्सी घसीटते हुए, इस समय तो मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूँ। तुम पंखा जरा तेज कर दो दीदी, ये पसीना न सूखेगा तो मैं नहा न सकूंगा। हंसकर अनिमा की ओर मुड़ते हुए, कहो अन्नो, तुम्हें तो जैसे युगों के बाद देखा है। मैं तो, कसम तुम्हारी, पहचान भी न सका तुम्हें। सच कहना, क्या चंद मिनट इस पंखे के नीचे मेरे बैठने पर तुम्हें कोई आपत्ति है? अंजलि की आग्नेय दृष्टि को लक्ष्य करके, अरे दीदी, ऐसे देख रही हैं, मानो मैं कोई भारी अपराध कर रहा हूँ। अभी कहेंगी, अंजलि की नकल उतारते हुए, हमारे नाना जी कहा करते थे। तुम्हें अपने नाना जी की कसम दीदी, क्षण भर को बिल्कुल उनका ध्यान छोड़ दो और पंखे की हवा तेज कर दो। मेज पर पांव टिकाकर आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है। अंजलि मैं कहती हूँ, तुम कितने गंवार हो। ये खाने की मेज है और तुम यहाँ कपड़े उतारकर पसीना सुखाने बैठ गए हो। कोई हद भी है बदतमीजी की, नाना जी कहा करते थे। श्रीपत श्रीपत बेहद गंवार आदमी है। खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ। और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। तुम्हारी कसम, मैं जितनी देर यहाँ रहूँगा,
1 मिनट के लिए भी आप लोगों को अपनी नजर से ओझल न होने दूंगा। अंजलि, यही तो मैं कहती हूँ, तुम उठो, नहाओ फिर बैठकर। श्रीपत, मैं कहता हूँ, ब्रह्मा का वाक्य और मेरा वाक्य एक बराबर है। मैंने कहा न कि मिनट भर के लिए भी आप लोगों को मैं अपनी नजर से ओझल न होने दूंगा। बाथरूम में जाने की तो बात ही दूर रही। अंजलि, हताश भाव से, ठंडी हो गई चाय तुम्हारी बातों में। श्रीपत, फिर गर्म हो जाएगी। नौकर को आवाज देता है, रार्धु, ओ रार्धु, रार्धु। बाहर से, जी आया साहब। श्रीपत, हंसकर, कुछ ही मिनट हुए हैं मुझे यहाँ आए और कितनी जल्दी तुम्हारे नौकर का नाम मुझे याद हो गया है। अपने आप हंसता है। अंजलि, क्या करेगा नौकर चाय का पानी गर्म करके, फिर ठंडा हो जाएगा, तुम नहा तो लो। श्रीपत, मैं कहता हूँ दीदी, चाय पीना भी कोई संध्या वंदन करना है कि स्नानादि की जरूरत हो। जरा गर्म गर्म चाय का 1 कप पिलाओ, जान में जान आए, नहाने की भी देखी जाएगी। अंजलि, घड़ी की ओर देखते हुए खींचकर, मैं कहती हूँ, नाश्ते का समय कब का हो गया और तुम हो की। श्रीपत, यही तो कहता हूँ, बस झटपट नाश्ता कर लिया जाए। ट्रे को अपनी ओर खींचता है, सब लोग मेरे लिए क्यों बैठे रहें? भाई, आप सब तो नहा कर बैठे हैं, मैं बिना नहाए बैठा सही। सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर, क्यों जीजाजी, आपको कोई आपत्ति है? इंद्र शून्य। अंजलि की ओर देखकर और खूंखार कर, मुझे। श्रीपत, और इन्नो तुम्हें? अनिमा। अंजलि की ओर देखकर झिझकते हुए, मैं। ए। श्रीपत, तो लाइए, चाय पी जाए। मुझे आप सबकी कसम, सचमुच बड़े जोरों की भूख लगी है। प्लेट से टोस्ट उठाकर उस पर छुरी से मक्खन लगाते और खाते हुए, और नहाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मेरी आदत है कि या तो मैं नहाता ही नहीं और नहाता हूँ तो महीनों की कसर एक ही दिन में निकाल देता हूँ। आप सब लोग बैठे रहेंगे मेरे लिए। इंद्र शून्य, रार्धु से, जो इस संभाषण में चुपके से आकर हाथ बांधे, आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा है। रार्धु, जरा चाय का पानी और लाओ। गर्म गर्म, ये तो ठंडा हो गया। श्रीपत, और फिर मैं सोचता हूँ, गर्म चाय पीने से जितना पसीना निकलना है, निकल जाए। इसके बाद नहाऊं, इसलिए मैं सदा नहाने से पहले नाश्ता किया करता हूँ। टीकोजी उठाकर चायदान को छूता है, चाय तो खूब गर्म है जीजाजी। रार्धु, और पानी अलग टी पॉट में लाओ, तब तक एक एक प्याला इसी में से हो जाए। राघु जाता है, गंधित वकील साहब के प्याले में चाय ढालता है, आप दूध तो ज्यादा नहीं लेते? दूध डालता है, और चीनी? अंजलि, आगे बढ़कर क्रोध से, श्रीपत, तुम्हें टेबल मैनर्स का भी ज्ञान नहीं। हटो, मैं बनाती हूँ चाय। श्रीपत, ना दीदी, चाय तो मैं अपनी सदा आप बनाता हूँ। तुम्हारी कसम, दूसरा कोई काम खुद नहीं करता, पर चाय मैंने फैसला कर रखा है कि या मेरी पत्नी आकर बनाएगी या फिर मैं ही। अंजलि, भाभी के आने की संभावना ही से जो प्रसन्न हो जाती है, तुम करो भी शादी, लड़कियां तो हजारों। श्रीपत, चाय की चुस्की लेकर, अरे दीदी, शादी की कल्पना में जो आनंद है, वह शादी में कहाँ? सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर, जीजा जी से पूछ लो। अंजलि, क्यों, इन्हें क्या? इंद्र शून्य, नहीं भाई, मैं तो। श्रीपत, वाह जीजा जी,
आपको अपनी कसम भगवान को साक्षी जानकर कहिए, शादी की कल्पना में ज्यादा मजा है या शादी में? याद है न, मैं अंजू दीदी की सगाई के सिलसिले में आपसे मिलने आया था। कितना हंसते थे आप उन दिनों, कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही थी आपके स्वभाव में। जो जी चाहे खाते थे, जो जी चाहे करते थे, जहां जी चाहे जाते थे। हंसता है। और अब इतनी देर से बैठे हैं और एक ठहाका भी तो आपने नहीं लगाया। आपकी कसम, आप तो हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं। हंसता और चाय की चुस्की लेता है, जबकि अभी आप एडवोकेट भी नहीं बने। जब एक वकील जज नजर आने लगे तो समझिए कि वह धा हो गया। वकील तो जवानी का प्रतीक है। हंसता है। और जज बुढ़ापे का। कसम आपकी जीजा जी, शादी ने आपको बुढ़ा बना दिया है। स्वयं जोर से ठहाका लगाता और चाय पीता है। और क्यों जीजा जी, अपना वचन तो आप भूले ना। पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने कहा था कि एक बार फिर दिलकुशा होटल में। इंद्र शून्य। इस बात से घबराकर कि श्रीपत अपनी झोंक में कुछ और न कह दे, प्याला हाथ ही में लिए उठ खड़े होते हैं। लो भाई, मुझे तो देर हो रही है। एक मामला है जरूरी। मैं लंच पर आने की कोशिश करूंगा, उसे निपटा कर मेरी प्रतीक्षा न करना। हाथ के प्याले को एक ही घूंट में समाप्त करके मेज पर रखते हुए चले जाते हैं। अंजलि हेड तो अपना लेते जाए, उनके पीछे पीछे जाती है। श्रीपत चाय का दूसरा प्याला बनाता हुआ गुनगुनाना आरंभ कर देता है। श्रीपत, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। श्रीपत गुनगुना रहा है जब रार्धु दूसरा टी पॉट लाता है और उसे मेज पर रखकर चला जाता है। अनिमा उसमें से अपना प्याला बनाती है। अनिमा, अपने प्याले में चाय ढालते हुए, मैं पूछती हूँ, क्या आप किसी तरह के शिष्टाचार में विश्वास नहीं रखते? श्रीपत हंसकर, किसी तरह के भी नहीं। शिष्टाचार शादी का, यूं कह लो कि बंधन का प्रतीक है। उधर आपकी शादी हुई, इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा। ये आपकी सास है, इनके सामने सिर नीचा किए शिष्टता से यूं मुस्कुराओ मानो आपके सारे दांत झड़ गए हैं। ये आपकी सलहज हैं, इनके सामने विनम्रता से ऐसे हंसो मानो आपकी बत्तीसी मोतियों की है। ये आपकी पत्नी है, आचार व्यवहार, सदाचार और शिष्टता की मौसी। खूब जोर से ठहाका मारता है। मेरे ख्याल में आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज हैं। इसलिए मैं ब्याह की कल्पना ही करता हूँ, उसके बंधन में नहीं फंसता। सहसा अनिमा की ओर मुड़कर, क्यों अन्नो, क्या तुम भी शादी वादी करना चाहती हो या तुम्हें मेरी तरह ब्याह के सपने देखना ही पसंद है? अंजलि वापस आते हुए तनिक क्रोध से, चलो अनिमा, चलकर बैठक में बैठें। चाय पी ली न तुमने? अनिमा प्याले को एक ही घूंट में समाप्त कर देती है। अंजलि नौकर को आवाज देकर, रार्धु, रार्धु, रार्धु। आंगन से, जी आया, अंदर आकर, जी। अंजलि, राघु, ये सब उठा कर ले जा, और मैं कहती हूँ, मेज को अच्छी तरह साफ कर दे। नीचे के संवाद में रार्धु चुपचाप मालकिन के आदेश का पालन करता है। अंजलि, सारी चादर खराब कर दी तुमने श्रीपत, तुम तो बच्चों से भी गए गुजरे हो गए। नीरज अपनी मेज पर खाना खाता है, लेकिन मजाल है जो कभी मेजपोश खराब हुआ हो और तुम ऐसे हो कि। श्रीपत अपना प्याला लिए हुए कुर्सी सरका लेता है कि रार्धु को काम करने में सुविधा हो। मैं कहता हूँ दीदी, तुम जरूर सेना में भर्ती हो जाओ। गृहस्थी ने तुम्हारे सारे गुणों को मटियामेट कर दिया है। अंजलि, हटो और यह प्याला अब खत्म करो।
इस गरीब को दूसरे भी काम देखने हैं। देखो, घड़ी में क्या वक्त होने को आया है। चलो, आओ, उधर बैठक में चलकर बैठें। यहाँ रार्धु सफाई करेगा। अनिमा उठती है। श्रीपत तुम चलो, मैं जरा यहीं आराम करूंगा। गर्म गर्म चाय पीने से पसीना आ रहा है और पंखे की हवा बदन में ठंडी ठंडी सरसराहट पैदा कर रही है। तुम्हारी कसम, मैं तो यहाँ से उठकर स्वर्ग में भी न जाऊं। अंजलि पंखा तो उधर भी है। श्रीपत पर मुझ में उठने की ताकत नहीं। अंजलि हम तो जाते हैं, तुम बैठो यहाँ जितनी देर तुम्हारी इच्छा। रार्धु सामान उठाकर चला जाता है। श्रीपत कुर्ते की जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रखता है, लेकिन दियासलाई शायद उसके पास नहीं है। पुनः जेबें टटोलता है। फिर रार्धु को आवाज देने वाला होता है कि नीरज कमरे के दरवाजे से प्रवेश करता है। नीरज 10-11 वर्ष का बच्चा है। नीली बुशर्ट और सफेद निक्कर पहने, सुंदर, सुकुमार और सुसंस्कृत। लेकिन चेहरा उसका गंभीर है। बाल सुलभ चंचलता का वहां सर्वथा अभाव है। उसकी चाल उस बछड़े की सी है जिसने गले में दबो रस्सी के साथ समझौता कर लिया हो। नीरज, मामा जी, नमस्ते। श्रीपत, अख ह भांजे साहब है। नमस्ते, नमस्ते। कहो नीरू बेटे, नीरज ही हो न तुम? नीरज जी मामा जी। श्रीपत उस बाहों में उठाकर, अपने मामा जी के लिए दियासलाई की डिबिया तो लाओ बेटा। नीरज, अभी लाया मामा जी। श्रीपत उसे उतार देता है। वह दियासलाई की डिबिया लेने पर्दे के पीछे रसोई घर की ओर भाग जाता है। श्रीपत फिर कुर्सी पर बैठकर टांगे मेज पर रख लेता है, जिसे अभी रार्धु साफ करके गया है, और कुर्सी पर झूलता हुआ गुनगुनाता है। श्रीपत ऊधो अंखियां अति अनुरागी। एकटक मग जोवती अरु रोवती, भूले हूँ पलक न लागी। ऊधो अंखियां अति अनुरागी 11। नीरज दियासलाई की डिबिया लेकर आता है। कुछ क्षण खड़ा गाना सुनता है, फिर आगे बढ़ता है। नीरज, लीजिए मामा जी। श्रीपत, लाओ बेटे। नीरज दियासलाई देकर आदर से एक ओर खड़ा हो जाता है। श्रीपत वैसे ही टांगे मेज पर रखे, दियासलाई जलाकर सिगरेट सुलगाता है और बड़े आराम से कश खींचता है। नीरज, पूर्ववत आदर से, मामा जी, मेज पर टांगे नहीं रखा करते। सहसा श्रीपत की टांगे नीचे आ जाती हैं, फिर वह तनिक चौंक कर नीरज की ओर देखता है और अनायास ठहाका मारता है। श्रीपत फिर टांगे उसी प्रकार मेज पर रखते हुए, किसने कहा तुमसे? नीरज, मम्मी कहा करती हैं मामा जी। श्रीपत, वे तुम्हारे लिए कहती होंगी। तुम अभी बच्चे हो ना, जब तुम बड़े होकर किसी के मामा बनोगे तो तुम्हें भी मेज पर टांगे रखकर बैठने की इजाजत मिल जाएगी। फिर हंसता है। कहो, किस क्लास में पढ़ते हो? नीरज, 5वीं में मामा जी। श्रीपत, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? नीरज, डिप्टी कमिश्नर मामा जी। श्रीपत, डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने सुझाई? नीरज, मम्मी ने मामा जी। श्रीपत, तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो? नीरज, मैं तो मामा जी। श्रीपत, ये तुम्हें हर बात के साथ मामा जी कहना किसने सिखाया? नीरज, मम्मी ने कहा है कि बड़ों से बात करते समय आदर से। श्रीपत, तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर। इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। अकड़ कर चला करो, रौब से बात किया करो। और नीरज,
मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी, पर। श्रीपत, कप्तान? नीरज, क्रिकेट का कप्तान। श्रीपत, क्रिकेट खेलते हो? नीरज, जी, मम्मी कहती हैं, बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। श्रीपत, तो फिर तुम बन चुके क्रिकेट के कप्तान। कितने घंटे खेलते हो? नीरज, 2 घंटे। श्रीपत, और कितना पढ़ते हो? नीरज, 6 घंटे। श्रीपत, 6 घंटे खेला करो और 2 घंटे पढ़ा करो। नीरज जी, मैं पास कैसे होऊंगा? श्रीपत, पास होने के लिए रोज बाकायदा 2 घंटे पढ़ लेना काफी है, और फिर तुम पास होते रहना चाहते हो या क्रिकेट के कप्तान बनना? नीरज, कप्तान बनना। श्रीपत, तो जाओ, रोज 2 घंटे जमकर पढ़ा करो और 6 घंटे डटकर खेला करो। तुम्हारे मामा जी दुआ करते हैं कि भगवान ने चाहा तो बड़े होकर तुम अवश्य क्रिकेट के कप्तान बनोगे और भारत तो क्या, संसार भर में नाम पाओगे। नीरज, गदगद होकर, मामा जी, बढ़कर श्रीपत से लिपट जाता है। अंजलि, दूसरे कमरे से, नीरज। नीरज जी, मम्मी। अंजलि, कमरे में प्रवेश करते हुए, यहाँ क्या कर रहे हो? उधर चलो, अपने कमरे में। पढ़ने का समय हो गया है। अभी तुम्हारे मास्टर साहब आते होंगे। काम कर लिया कल का तुमने? नीरज, मम्मी, मैं तो खेलूंगा। अंजलि, क्रोध से, क्या? उसके कंचे को थपथपाते हुए नरमी से, चलो नीरू बेटे। नीरज, 6 घंटे खेलूंगा और 2 घंटे पढ़ूंगा। अंजलि, क्रोध से, क्या कहते हो? नरमी से, चलो बेटा, तुम्हारे मास्टर साहब आने वाले हैं। नीरज, मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजलि, क्रोध को बरबस रोककर नरमी के साथ, पागल, सिर पैर तुड़वाएगा क्रिकेट का कप्तान बनकर। तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। नीरज, मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मैं तो क्रिकेट का कप्तान बनूंगा। अंजलि, क्रोध को रोक सकने में असफल होकर, चल चल, बन लिया क्रिकेट का कप्तान, अब चल कर पढ़। मास्टर साहब के आने का समय हो गया है। उसे कान से खींचती हुई ले जाती है। श्रीपत, अरे दीदी, तुम तो नीरू बेटे का कान उखेड़ दोगी। अंजलि, जाते जाते मुड़कर क्रोध से, चुप रहो श्रीपत। तुम चाहते हो मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह आवारा हो जाए। फुफकारती हुई, काम के न काज के, आड़ाई सेर अनाज के, बिफरी हुई चली जाती है और जाते जाते मेज पर से दियासलाई की डिबिया उठा ले जाती है। श्रीपत, अरे दीदी, तुम तो व्यर्थ ही गृहस्थी की चक्की में अपनी जान खपा रही हो। तुम्हें तो कहीं सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। हंसता हुआ फिर कुर्सी पर आ बैठता है। सिगरेट उठाता है, लेकिन वह बुझ गई है और डिबिया अंजलि जाते जाते साथ ले गई है। इसलिए यूं ही जेवे टटोल कर रह जाता है। श्रीपत, अपने आप, भगवान ही बचाए दीदी से। दियासलाई की डिबिया ही जाते जाते उठाकर ले गई। टांगे मेज पर रख लेता है और नौकर को आवाज देता है। श्रीपत, राघू, रार्धू। रार्धू, दूर से, जी आया। क्षण भर बाद आता है, जी साहब। श्रीपत, दियासलाई की डिबिया लाओ। राघू, बहुत अच्छा साहब। चला जाता है। श्रीपत गुनगुनाता है। श्रीपत, ये दस्तूरे जुबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबारे मेरी। श्रीपत के गाने के मध्य पर्दा गिर जाता है।
क्षण भर तक गाने की ध्वनि आती रहती है, इसके बाद निस्तब्धता छा जाती है। धन्यवाद। आर्य द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।